मगध की सबसे बड़ी डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ने से पहले हम मगध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मगध का जो सबसे पुराना राजा है वो बृहद्रथ को कहा जाता है, जिसके पुत्र बाद में जरासंध हुए। तो उसके बाद पता नहीं हुआ इसमें कौन राजा रहता है, लेकिन सबसे पहली डायनेस्टी जो मगध पर आती है वो हर्यंका डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे बिम्बिसारा। तो बिम्बिसारा ने 544 बिफोर क्राइस्ट में हर्यंका डायनेस्टी को स्टार्ट किया था और 52 ईयर्स तक इन्होंने मगध पर राज्य किया। उसके बाद इनके पुत्र ने इनकी हत्या कर दी, अजातशत्रु हुए, और इनके समय में सबसे फेमस काम फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुआ था। ठीक है, तो इनकी भी हत्या इनके पुत्र उदयन ने कर दी। और उदयन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। जो पाटलिपुत्र है उसको उदयन ने फाउंड किया था। ठीक है, बाद में इस पाटलिपुत्र का नाम शेरशाह सूरी ने पटना कर दिया, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। तो हर्यंका डायनेस्टी के फिर लास्ट किंग हुए नागदशक। ठीक है, तो नागदशक की हत्या उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे शिशुनाग, उनने की, और एक नई डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी में आगे जाके एक रूलर होते हैं, किसका नाम है कालाशोक, जो शिशुनाग के पुत्र थे। ठीक है, कालाशोक के समय की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस समय सेकंड बौद्ध काउंसिल हुआ था। तो और फिर इसके लास्ट किंग जो होते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के, वो नंदीवर्धन है। ठीक है, उसके बाद ही स्टार्ट होती है नंद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे महापद्मानंद। इसके लास्ट किंग थे घनानंद। यहाँ दो ही किंग रहे हैं। ठीक है, महापद्मानंद और घनानंद। तो घनानंद के कोर्ट में ही जो थे चाणक्य आए थे, और चाणक्य से थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया घनानंद ने, और उन्हें अपमानित करके इन्होंने भेज दिया। तब से चाणक्य ने एक संकल्प लिया था कि इस डायनेस्टी को ख़त्म करना है। तो उन्हें रास्ते में एक लड़का मिला जिसका नाम उन्होंने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य रखा। उसे ट्रेंड किया, हर तरीके की ट्रेनिंग दी, और उसे घनानंद को परास्त करवाकर और एक नई डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी को स्टार्ट करवाया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें चाणक्य ने। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये है कि 345 बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये बाकी कोई इनका पास्ट है नहीं, क्योंकि बहुत छोटे से जगह से इन्होंने उठा के लाए थे, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाके इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, तो चाणक्य यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए ये इस चंद्रगुप्त मौर्य के जो कोर्ट था दरबार में प्रधानमंत्री थे, यानी उसके सबसे बड़े मिनिस्टर रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से लिखी गई है, ऐसा कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 में बिफोर क्राइस्ट में गद्दी पे बैठा था। ठीक है, यहाँ तब से राजा बना 322 बिफोर क्राइस्ट से। ठीक है, तो इसी समय पे तुमने सुना होगा, इसी पे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत पर अटैक कर रखा था, और सिकंदर की जो डेथ हुई थी 323 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी, जबकि इसने अटैक जब किया था तो 325 बिफोर क्राइस्ट में इसने अटैक किया था। उस समय घनानंद राज कर रहे थे मगध पर। ठीक है, तो घनानंद से तो उसका अटैक नहीं हुआ था, उसे जो पोरस थे उनके साथ हुआ था, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ हाइड्रोस्पीच। ठीक है, ये झेलम रिवर पर हुआ था, जिसको पहले वितिस्ता कहा जाता था। ठीक है, तो 326 बिफोर क्राइस्ट में ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइड्रोस्पीच, झेलम रिवर वितिस्ता पे। ओके, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हुआ था। तो इसके जो सेनापति थे, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे अलेक्जेंडर के, वो थे सेल्यूकस निकेटर। तो इन्होंने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई की है, सेल्यूकस निकेटर ने 305 बिफोर क्राइस्ट में, और सेल्यूकस निकेटर को एकदम से परास्त कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो और काफ़ी सारी जगह चंद्रगुप्त मौर्य को उसे देनी पड़ी थी, और उसके साथ ही उसने अपनी पुत्री थी कार्नेलिया, इससे शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो यही सेल्यूकस निकेटर था जो हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से प्रसन्न हो गया था, और इसने इसके कोर्ट में भी एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था मैगस्थनीज, जिसने एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, राजदूत था उनके दरबार का, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। ठीक है, और इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। 298 बिफोर क्राइस्ट में इसकी डेथ हो गई थी।
ठीक है। तो इसने 24 ईयर्स, देखो 322 से राजा बना और 298 यानी 24 साल इसने सिर्फ राज्य किया, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा आ जाता है बिंदुसार, जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 298 बिफोर क्राइस्ट में बैठा था गद्दी पे, और काफ़ी इसके बारे में भी थोड़ा बहुत है। इसके कोर्ट में भी एक व्यक्ति आया था जो एंटियोकस फर्स्ट, एक सीरिया के नरेश थे, यानी सीरिया के किंग थे एंटियोकस फर्स्ट। उनने अपने कोर्ट से एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था डायमेकस, ठीक है। बाकी बिंदुसार के बारे में इतना कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट किंग इस डायनेस्टी में आते हैं वो अशोक हैं, द ग्रेट अशोक, ठीक है। 269 बिफोर क्राइस्ट में ये गद्दी पर बैठते हैं। 269 बिफोर क्राइस्ट में अशोक गद्दी पर बैठते हैं, और बिंदुसार की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए वो एक्सपायर कर गए। उसके बाद अशोक गद्दी पर बैठते हैं। अशोक गद्दी पे बैठने से पहले अवंती के गवर्नर रहे हैं, ठीक है। तो अशोक जब गद्दी बैठे उससे पहले क्या थे वो, तो अवंती के गवर्नर थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक बैठने के बाद 8 साल बाद एक सबसे बड़ा बैटल होता है जिसका नाम है कलिंगा वॉर। इससे पहले भी छोटे मोटे वॉर हुए हैं लेकिन वो सब अशोक जीत गए थे, लेकिन इसको भी अशोक ने पूरी तरीके से जीत लिया था। लेकिन जीतने के बाद वो थोड़े दुखी हो गए और बोले कि इतने सारे लोगों को मारने का फ़ायदा क्या है, सिर्फ वॉर यानी लड़ाई होने से लोग मरते ही हैं। तो वो काफ़ी उदास हो गए थे, तो उन्होंने सब वॉर करना छोड़ दिया था, यानी सारी लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया था। ऐसा उन्होंने अपने 30 नंबर के जो रॉक एडिड है उसमें लिखा हुआ है। तो 30 नंबर का जो रॉक एडिड है अशोक का, उसमें 261 बिफोर क्राइस्ट में जो कलिंगा वॉर हुआ था उसके बारे में लिखा है। 261 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, कलिंगा वॉर, ये इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद उपगुप्त एक व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध रिलीजन के बारे में दीक्षा दी और वहाँ से उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अपना लिया। तो बौद्ध रिलीजन को एडवर्टाइज़ करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और इनकी पुत्री थी संघमित्रा, उसको श्रीलंका भेजा था, ठीक है। बाकी अशोक के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि इसने काफ़ी सारे रॉक एडिट, पिलर और गुहालेख यानी शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख बनाए हैं। तो शिलालेख मतलब जो बड़ी बड़ी शिलाओं पे, यानी जो पहाड़ टाइप होते हैं उस पर कोई चीज़ अगर लिख देते हैं तो उसे शिलालेख कहते हैं। स्तंभलेख किसी पिलर पे, यानी कोई खंबा है उस पर कोई चीज़ लिख दी, पत्थर की होनी चाहिए, तो वो स्तंभलेख हो गया। गुहालेख मतलब अगर किसी गुफा में कोई चीज़ लिख दी गई है तो वो गुहालेख हो जाता है। एक इसी में आगे चल के अभिलेख भी आते हैं। अभिलेख मतलब किसी कागज़ में कोई चीज़ लिखी मिली है तो उसे अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। तो अशोक के ना 14 रॉक एडिट हैं, यानी शिलालेख कितने हैं, 14 हैं। स्तंभलेख 7 हैं, ठीक है, जो पिलरों पे लिखे हुए हैं, तो 7 हैं। बाकी गुहालेख जो हैं वो 3 मिलते हैं सिर्फ अशोक के, गुहालेख ओनली 3 हैं, ठीक है। तो टोटल शिलालेख यानी रॉक एडिट कितने हैं, 14 हैं, ठीक है। स्तंभलेख यानी पिलर इसके कितने हैं, 7 हैं। स्तंभलेख पिलर 7 हैं, ठीक है, और गुहालेख 3 हैं, ठीक है। बाकी इसके जो स्तंभलेख हैं यानी पिलर जो हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं थे, तो लोगों ने, काफ़ी सारे राजाओं ने इन्हें एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह ले गए। जैसे कि एक कौशाम्बी में इसका अभिलेख था, तो उसे अकबर ने उठाकर वहाँ से इलाहाबाद में ले आए थे। अकबर जो अकबर हुए हैं, अकबर राजा जो थे, वो कौशाम्बी में एक अशोक का स्तंभलेख यानी पिलर था कौशाम्बी में, उसे वो वहाँ से उखाड़ कर इलाहाबाद में ले आए हैं, प्रयाग में, ठीक है। और दो इनके जो पिलर थे वो फिरोज शाह तुगलक लेकर आए थे, दोनों दिल्ली में ले आए। एक टोपरा में था तो दिल्ली में ले आए, और एक मेरठ में था उसे भी दिल्ली में ले आए। तो दोनों पिलर इनकी इस तरीके से 3 पिलर अपनी जगह से बदले गए हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, वैसे तो इतना कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये भी, और ठीक है, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया है, कौशाम्बी से एक अभिलेख, स्तंभलेख जो 7 है, कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में कर दिया, और फिरोज शाह तुगलक ने 2, एक टोपरा में था और एक मेरठ में था, इन दोनों को उठाकर दिल्ली ले आए। ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। तो अब इसके जो स्तंभलेख हैं वो 6 जगहों पे मिलते हैं। वैसे 7 थे तो 7 अलग अलग जगहों पे मिलने चाहिए, लेकिन अब 6 ही जगह में, क्योंकि दिल्ली में तो 2 हो गए ना, इसलिए,
ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है, बस इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी ये टैक्स वसूलते थे ना, यानी टैक्स जो मौर्य डायनेस्टी का टैक्स था वो 10% लिया जाता था। किसी अगर तुम कितना पैसा कमाते हो उसका 10% आपको टैक्स देना है। तो अगर वो इस टैक्स को इतना कम टैक्स लेते थे, वो भी टैक्स अगर ना दे तो उसे मृत्युदंड देते, यानी उसे फांसी की सजा थी अगर जो टैक्स चोरी करेगा। यानी एक तो टैक्स ऑलरेडी 10% है, उसमें भी अगर कोई चोरी करेगा तो उससे फिर मौत ही मिलती थी, सीधे सजाए मौत मिलती थी। ठीक है, तो इनकी जो गवर्नमेंट के अंडर में रहने वाली भूमि थी उसका नाम सीता भूमि कहते हैं, सीता भूमि के नाम से जानी जाती थी। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 137 ईयर्स तक मौर्य डायनेस्टी ने शासन किया। उसके लास्ट किंग जो हुए हैं वो थे बृहद्रथ, जो इसके लास्ट रूलर रहे हैं। बृहद्रथ वो 185 बिफोर क्राइस्ट में इनकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, और एक नई डायनेस्टी स्टार्ट की जिसका नाम है शुंग डायनेस्टी। ओके, तो बस ये मौर्य डायनेस्टी इतनी ही थी, समझ गए। इम्पॉर्टेंट बातों को थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे बिंदुसार के 2-3 नाम हैं। जैसे बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, अमित्र घात। ठीक है, एक नाम बिंदुसार का भद्रसर भी पता चलता है कि बिंदुसार को भद्रसर कहा जाता था। ठीक है, और एक नाम बिंदुसार का सिंगसेन है। तो बिंदुसार के 3 नाम पता चलते हैं हिस्ट्री में। कुछ पुराणों में इसे भद्रसर कहा जाता है। जैन जो बुक हैं जैन रीजन से रिलेटेड, उसमें इसका नाम सिंगसेन है। ठीक है, और कुछ लोग इसे अमित्र घात के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। ठीक है, बस। और अशोक का जो पुराणों में नेम है वो अशोक वर्धन है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है एक। बाकी एक बात ये इम्पॉर्टेंट है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता जो हासिल की थी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1837 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1837 से पहले अशोक के जितने भी रॉक एडिट वगैरह हैं इसको पढ़ा ही नहीं गया था। तो एक व्यक्ति आए जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो 1837 में इन्होंने अभिलेखों को अशोक के पढ़ा और ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम रिलेटेड हो, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके।